Good morning, friend. Welcome to my channel. I hope you all are doing well in your life. तो जो लास्ट क्लास में हमने अर्थमेटिक में परसेंटेज कवर किया था, तो आज भी हम अर्थमेटिक ही कंटिन्यू रखेंगे और अर्थमेटिक में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। तो अगर बात करें हम इस टॉपिक की रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, तो इसका जो रेलिवेंस है अदर आने वाले जो कुछ चैप्टर हैं लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, वर्क, पाइप एंड सिस्टम, इसमें काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि हम अगर हम टीएसटी की बात करें तो टाइम स्पीड और डिस्टेंस जो होता है क्वेश्चन में मोस्टली रेशियो फॉर्म में दिया होता है। वर्क पाइप सिस्टम में भी जो हमारा वर्क है या फिर टाइम है या फिर एफिशिएंसी है वो भी हमारा रेशियो फॉर्म में दिया होता है। और सीपी और एसपी जो है प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस और कॉस्ट पे या मार्क प्राइस वो भी हम रेशियो की ही फॉर्म में ही मोस्टली सॉल्व करते हैं। तो इस टॉपिक का काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंस हो जाता है। तो इस टॉपिक का जो फाउंडेशन है वो हमें आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए। दैट्स वाई हमें ये पढ़ना अच्छे से है, जिसकी वजह से हम आगे वाले चैप्टर इजीली सॉल्व कर सकें। तो ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको हम काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे और इसका फाउंडेशन है काफ़ी अच्छे से समझेंगे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो? तो रेशियो की बात करें हम, तो रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी इज द फ्रैक्शन दैट वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर। दैट इज सपोज हमारी दो क्वांटिटी, एक ए है एक बी है। तो जो ए का और बी का जो रेशियो होगा उसको हम लिखेंगे ए अपॉन बी। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, मतलब इसका क्या है कि ए बी का कितना फ्रैक्शन है या फिर बी ए का कितना फ्रैक्शन है, दैट्स नोन एज रेशियो। सपोज ए और बी हमारी दो क्वांटिटी हैं, ये दोनों क्वांटिटी हमेशा सेम काइंड की होनी चाहिए। मतलब ए अगर जो हम कार है तो बी भी हमारी कार होनी चाहिए, ए बस है तो बी भी हमारी बस होनी चाहिए, ए मैंगो है तो बी भी हमारा मैंगो होना चाहिए, ए अगर जो डॉलर है बी भी हमारा डॉलर होना चाहिए। तो ये जो रेशियो निकालेंगे तो हमेशा जो दोनों क्वांटिटी वो सेम काइंड की ही होनी चाहिए। नाउ अगर जो हम डेफिनेशन की बात करें रेशियो की, तो रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, हमेशा सेम काइंड का ही हम रेशियो फाइंड करेंगे, इज द फ्रैक्शन दैट वन क्वांटिटी इज ऑफ अदर। अदर वर्ड्स में बात करें तो हम बोल सकते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स अ गिवन नंबर इज इन कंपैरिजन टू द अनदर नंबर। अगर हम अदर वर्ड्स में बात करें तो हाउ मेनी टाइम्स अ गिवन नंबर इज इन कंपैरिजन ऑफ अनदर नंबर, दैट्स नोन एज रेशियो। तो अगर हम रेशियो की बात करें तो रेशियो को हम हमेशा लिखेंगे, जो डिनोट करते हैं रेशियो को, डिनोटेड बाय ए रेशियो बी। रेशियो हमेशा इस तरीके से डिनोट किया जाता है। इसको हम जो मेजर करते हैं वो ए अपॉन बी की फॉर्म में मेजर करते हैं। तो ए क्या होता है, न्यूमरेटर, और डी बी होता है डेनोमिनेटर। तो इसमें ए को हम बोलेंगे एंटीसीडेंट और बी को बोलेंगे हम कॉन्सिक्वेंट। ठीक है। और अगर जो हम रीड करेंगे इस वाली टर्म को रीड करेंगे ए इज टू बी। ठीक है, कैसे रीड करेंगे, ए इज टू बी, इसको हम इस तरीके से रीड करेंगे। नाउ इसमें हमें कुछ टर्म्स हैं जो याद रखनी है। नाउ कुछ इसकी, सपोज पहली जो प्रॉपर्टी है वो याद रखनी है कि जो दोनों क्वांटिटी हैं जो हम ले रहे हैं रेशियो में वो दोनों सेम काइंड की होनी चाहिए। सेकंड, जो यूनिट है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, दोनों क्वांटिटी की वो सेम होनी चाहिए। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टू क्वांटिटीज मस्ट बी सेम।
क्या मतलब है इसका? सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज एक ए है जिसको ₹3 है जिसकी वैल्यू, एक बी है जिसकी वैल्यू 50 पैसे है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है ए रेशियो बी, ये फाइंड करना है। तो हमने बात की है यूनिट ऑफ जो मेजरमेंट है दोनों की, वो हमारी सेम होनी चाहिए। क्वांटिटी तो सेम है, दैट इज मनी, दैट इज क्वांटिटी की जो काइंड है वो दोनों सेम है मनी, बट जो मेजरमेंट है उसकी जो यूनिट है वो दोनों डिफरेंट है, जो यूनिट है दोनों की डिफरेंट है। तो ए को हम कन्वर्ट कर लेंगे पैसों में, दैट इज 3 into 100, दैट इज 300 पैसे। नाउ दोनों की जो यूनिट है वो सेम हो गई, तो रेशियो कैसे फाइंड करते हैं? ए अपॉन बी, दैट इज 300/50, इसको कैंसिल, दैट इज 6/1। तो जो ए रेशियो बी की वैल्यू हो जाएगी 6:1 हो जाएगी। दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज ए रेशियो बी जो हम फाइंड कर रहे हैं, जो उनकी यूनिट है वो हमेशा सेम होनी चाहिए और जो काइंड भी हमेशा सेम होना चाहिए। फर्स्ट हो गई। थर्ड, जो रेशियो है किन्हीं भी दो नंबरों का इज ऑलवेज अ प्योर नंबर, दैट इज ना तो की जो यूनिट है, या तो ना तो यूनिट होगी जब ए रेशियो बी लिख रहे हैं तो ना ऐसे सेंटीमीटर सेंटीमीटर इस तरह से कुछ नहीं लिखना, दैट इज खाली ए रेशियो ए अपॉन बी, ए रेशियो बी इस तरीके से लिखना है। और जो ये होगा फॉर्म, ये ना तो कोई इंटीजर होगा ना कोई इंटीजर इन द सेंस पॉइंट में, दैट इज 1.1/1.5, ठीक है, इस तरह से नहीं होगा। 1.1 रेशियो 1.5 इस तरह से नहीं होगा, और ना ही √3 √5 इस तरह से रेशियो में रहेंगे, वे एक प्योर नंबर में ही रहेंगे। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें, जो रेशियो है वो सपोज ए अपॉन बी है, अगर जो हम इसको किसी एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करें, दैट इज पी से और पी से, तो रेशियो है वो चेंज नहीं होगा, दे विल नो चेंज इन रेशियो, वो ए इज टू बी ही रहेगा। सिमिलरली अगर ए अपॉन बी को एक कांस्टेंट टर्म से डिवाइड कर देते हैं, दैट इज एम से, देन ऑल्सो नो चेंज इन रेशियो, वो हमेशा फिर भी ए रेशियो बी ही रहेगा। ठीक है, ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी होगी। तो कुछ टर्म है जो इसमें हमें याद रखनी है। फर्स्ट आ जाती है हमारी, सपोज हमारा एक रेशियो दिया है ए रेशियो बी, तो उसके रेस्पेक्ट हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टर्म जो आ जाती है वो आती है डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इंटू बी, हो जाएगा डुप्लीकेट मतलब सेम, दैट इज तो स्क्वायर कर देंगे। सेकंड, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए टू बी, दैट इज ट्रिपली, दैट 3 टाइम्स, दैट इज क्यूब कर देंगे। फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म की बात करें, दैट इज सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए टू बी। तो इसमें सब की बात की है, डुप्लीकेट से पहले सब मतलब इट विल कम इनटू द अंडर रूट। नाउ फोर्थ, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए टू बी, दैट विल बी, दैट इज सब ट्रिप्लीकेट की बात की है, दैट विल बिकम क्यूब रूट ए का क्यूब रेशियो बी का क्यूब। अब ये भी डाउट होगा कि अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी लास्ट वाली, कि जो ये कभी भी रूट की फॉर्म में या फिर इरेशनल की फॉर्म में या फिर पॉइंट की फॉर्म में नहीं होंगी। तो हमेशा ये वैल्यू इस तरीके से फॉर्म होंगी, जो ए की वैल्यू हमेशा होगी वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, बी भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, जिससे स्क्वायर रूट से बाहर निकल के एक परफेक्ट नंबर बन सके। सिमिलरली ए की वैल्यू यहाँ पे क्यूब क्यूब एक परफेक्ट क्यूब होगी, बी की वैल्यू भी एक परफेक्ट क्यूब होगी, जिसकी वजह से ये बाहर निकल के एक परफेक्ट प्योर नंबर बन जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ही हमेशा एक वैल्यू दी गई है, अगर हमें ये तरह से ये फाइंड करने के लिए बोला गया होगा, सब ट्रिप्लीकेट या सब डुप्लीकेट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम, दैट इज प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट बात करें, सपोज इफ a upon b is equal to c upon d, then b upon a will also equal to d upon c। इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी। ठीक है, इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी। सेकंड, if a upon b is equal to c upon d, then
जो हमारा ए अपॉन सी विल ऑल्सो इक्वल टू बी अपॉन डी, इसको हम बोल देंगे अल्टरनेटो प्रॉपर्टी, अल्टरनेटो प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हमें नाम से पता लग जाए। इन्वर्ट मीन्स जस्ट चेंज द पोजिशन, रिवर्स करके लिख दो। अल्टरनेटो जस्ट एक्सचेंज द पोजिशन। ठीक है, नाउ थर्ड की बात करें, इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, इसमें हम ऐड कर देते हैं, एडिंग वन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी प्लस वन इज इक्वल टू सी अपॉन डी प्लस वन। इसका आउटकम हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन बी, इसको हो जाएगा सी अपॉन डी प्लस डी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी, कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया सपोज, इसको हमने बोला फोर्थ। इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, और हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं वन बोथ साइड, दैट इज ए अपॉन बी माइनस वन इज इक्वल टू सी अपॉन डी माइनस वन। ये हो जाएगा ए माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। तो इसको प्रॉपर्टी को बोलेंगे हम डिविडेंडो प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर जो हम इसको सेकंड इक्वेशन करते हैं और इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर देते हैं बाय इक्वेशन सेकंड, देन हमारा जो आउटकम आएगा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये हमारा आउटकम आएगा, इसको बोलेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि ये आउटकम है इन दोनों से मिलके आया है, दैट्स वाई इस प्रॉपर्टी का नाम बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी। नाउ जो हमारी नेक्स्ट आ जाती है प्रॉपर्टी, इसमें सपोज ये खाली पेज कर लेते हैं, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, सपोज ये फिफ्थ, अगर रेशियो दिया है, इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी इज इक्वल टू ई रेशियो एफ है, देन ईच जो रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा सम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन सम ऑफ denominator, that is a by b is equal to c by d is equal to e by f is equal to हो जाएगा a प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ। अगर ये कंटिन्यू आगे भी रहते हैं तो इसमें सेम ऐसे ऐड करते चले जाएं, तो ये हमेशा प्रॉपर्टी होल्ड रखेगी ट्रू। सिमिलरली इफ a by b is equal to c by d is equal to e by f, इसको हम k बोल देते हैं। अगर इन टर्म्स में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में के कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज p बाई a प्लस p बाई b, q बाई c प्लस q बाई d प्लस r बाई r इंटू e प्लस अपॉन r बाई f। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो सिमिलर होगी जो इसकी होगी, दैट इज k। ये हमें याद रखना है। यहाँ पे p q r है, वो हमारा नॉन जीरो नंबर हो गया। नाउ इस पे एक एग्जांपल कर देखते हैं क्वेश्चन। ये एग्जांपल हो गया हमारा ये। तो इसमें बोला है द रेशियो ऑफ बॉय एंड गर्ल एज इज 5:6। 5 साल बाद उनका रेशियो 6/7 हो जाता है, तो हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अ बॉय, वो हमने 5x मान ली, गर्ल की 6x मान ली। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल बाद इनका रेशियो ये हो जाएगा। तो रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, 5x 5 साल बाद 6x प्लस 5, तो रेशियो हो जाएगा 6/7। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7×5 35x प्लस 35, 6×6 36x प्लस 30। इसको इधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू 5 आई। तो इसको अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो प्रेजेंट एज हो जाएगी बॉय की 25 ईयर्स, गर्ल की हो जाएगी 30 ईयर्स। ठीक है, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इसमें, दैट इज प्रोपोर्शन। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपोर्शन, when the ratio of two term is equal to the ratio of other two term। तो ठीक है, तो उनमें जो चारों टर्म होती हैं उनको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं।
दैट इज अगर जो रेशियो है ए अपॉन बी वो इक्वल है सी अपॉन डी के, दैट इज ए रेशियो बी इक्वल है सी रेशियो डी के, तो इन ऑल फोर टर्म्स को हम बोलेंगे प्रोपोर्शंस, पी प्रोपोर्शन, ठीक है। इसको हम डिनोट करेंगे ए रेशियो बी दैट इज डबल ये सी रेशियो डी, इससे प्रोपोर्शन हमारा डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो अगर जो हमारा ये है तो इसमें जो फर्स्ट और जो लास्ट वैल्यू है इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यू, दैट इज ए एंड डी एक्सट्रीम, बी और सी ये हमारी मीन वैल्यू, ठीक है। अगर ए रेशियो इफ ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी ये है तो देन जो प्रोडक्ट होगा हमारा एक्सट्रीम का वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन, दैट इज ए डी इक्वल होगा बी सी के। तो ये हमारा प्रोपोर्शन में हुआ। नेक्स्ट हमारा प्रोपोर्शन में ही जो टर्म आ जाती है वो आ जाती है मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन की बात करें व्हेन ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी इस है, तो इसमें क्या होगा कि ये जो पहला रेशियो है उसकी जो टर्म है बी वो कंटिन्यू कर रही है सेकंड वाले रेशियो में, उसकी फर्स्ट टर्म बनी हुई है। तो यहाँ पे जो ए बी सी जो तीनों क्या हो जाएंगे हमारे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हो जाएंगे, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट याद रखना है कि जब एक रेशियो है उसकी जो टर्म है वो नेक्स्ट वाले रेशियो में कंटिन्यू करती है तो उसको हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बी है, ये बी की जो बी वाला वैल्यू है वो क्या है, इज द मीन बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो बी स्क्वायर इजकल टू ए सी और बी की वैल्यू हो जाएगी रूट में ए सी। इसको हम ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है ये, जो कि हम सीरीज में जाके पढ़ेंगे, अगर सीक्वेंस सीरीज होगा उसमें जाके हम पढ़ेंगे। नाउ एक जिसमें टॉपिक आता है हमारा नया, दैट इज थर्ड प्रोपोर्शन, दैट क्या आता है हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल आ जाता है तो इसमें बोला इफ ए रेशियो बी इक्वल है बी रेशियो सी के, देन जो हमारा सी क्या है इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी, दैट इज इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी। अगर यहाँ से हम सी की वैल्यू निकालें तो बी स्क्वायर अपॉन ए, दैट विद द वैल्यू ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन। तो इसके ऊपर एक हम क्वेश्चन करते हैं, सपोज हमारा क्वेश्चन हो जाता है, आगे वाले पेज पे करते हैं, दैट इज फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो हमने करा लेट जो हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल है वो हमने ए ले लिया, तो इसको हम फॉर्म में लिख लेते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन ए। यहाँ से हम थर्ड प्रोपोर्शनल ए की वैल्यू फाइंड करते हैं, दैट इज एक्स प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब हम इसको देखें तो एक्स प्लस वाई इसको ऐसे ही लिखेंगे, इसको हम अगर एक्सपेंड करें तो इसका होता है एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, इससे कैंसिल। तो यहाँ से जो a की वैल्यू आई x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, जो कि हमारा एक थर्ड प्रोपोर्शनल है, ठीक है। नाउ इसमें एक नेक्स्ट हमारी आती है हमारी, आगे करते हैं इसको कंटिन्यू। इसमें आ जाता है फिर कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शन। कंटिन्यू प्रोपोर्शन में पहले बात की थी मीन प्रोपोर्शन में कि होते क्या है। सपोज a अपॉन बी है तो ये जब रेशियो है फर्स्ट वाला, इसकी जो टर्म है b वो आगे कंटिन्यू रखे, दैट इज b अपॉन सी। सिमिलरली ये c आगे कंटिन्यू रखे, दैट इज c अपॉन d। सिमिलरली d आगे कंटिन्यू रखे, d अपॉन e। तो इट्स नोन एज अ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो a b c d e आर नोन एज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है।
तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हम देखते हैं कि अब अगर कुछ क्वेश्चंस टाइप होते हैं, हमें कैसे हम किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सपोज हमें एक दिया हुआ है ए रेशियो बी इज इक्वल टू 7:5, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 6:5। हमें फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी, ये हमें फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड हैं। सिंपली पहले ऐसे ही लिख लेते हैं नॉर्मली, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 7:5 और बी रेशियो सी इज इक्वल टू 6:5। इनको एक दूसरे के ऊपर लिख लिया। अब हमें जो फाइंड करना है उसको यहाँ पे लिख लें। नाउ अगर जो हमें यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसमें जो फर्स्ट रो है ये, इसके जो दोनों हैं वैल्यू, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो ए और बी है फर्स्ट रो में, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये क्या होगा 7 और 6, तो 7 6 टू 42। सिमिलरली अगर जो हमें यहाँ पे बी की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो जो डायगोनल वाले हैं ये दोनों, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। दैट इज 5 और 6, दैट इज 5 6 जा 30। सिमिलरली अगर जो हम बी और सी को देखें, बी एंड सी, बी और सी को अगर हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो सेकंड रो है उसमें जो बी एंड सी है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज 5 इंटू 5 25। सी की वैल्यू के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नाउ इट विल बिकम द रेशियो ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी। नाउ अगर सेकंड मेथड की बात करें, तो सिंपली उसमें तीनों को हम ऐसे लिख लेते हैं नॉर्मली जो हमें फाइंड करना है। और ए टू बी का वैल्यू दिया 7:5, बी टू सी की वैल्यू दी है 6:5। नाउ अब यहाँ पे जो b की वैल्यू यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, नॉर्मली सेम होनी चाहिए। अगर जो हम इसको सेम बनाने की भी कोशिश करें तो कैसे बना सकते हैं? तो अब देखें 5 और 6 के लिए जो सबसे कॉमन टर्म है वो 30। तो इसको 30 बनाने के लिए क्या करेंगे हम? 6 से मल्टीप्लाई पूरी टर्म को। ये सिमिलरली इसको 30 बनाने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 42, ये 30, ये सिमिलरली 30, ये 25। तो यहाँ पे भी b की वैल्यू 30, यहाँ पे b की वैल्यू 30 सेकंड टर्म में, तो b विल बी 30। ए तो हमारा नॉर्मली ऐसे आ जाएगा 42, और जो सी है वो नॉर्मली ऐसे आ जाएगा 25। तो ये हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये वाला जो मेथड है हमारा 3 के लिए तो सही है, बट जब 4 वैल्यू दी हो, 5 दी हो, 6 वैल्यू दी हो, ए बी सी डी ई ऐसे करके, तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। तो उसमें हम इस तरह का जो मेथड है उसको हम यूज़ करेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं अगला। सपोज हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाता है बी। तो ए रेशियो जो बी है वो 2:3, बी रेशियो जो सी है वो 4:5, और जो सी रेशियो डी है वो इज इक्वल टू 7:9। हमें फाइंड करना है ए बी सी और डी, इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में नॉर्मली ऐसे लिख लेते हैं, ए रेशियो बी, इसको बी रेशियो सी, और इसको सी रेशियो डी। लिख लिया। ये 2:3, ये 4:5, ये 7:9। अब जो हमें आउटकम फाइंड करना है उसको नॉर्मली लिख लेते हैं ए बी सी डी। जब हम इसमें ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारी जो फर्स्ट रो है ये वाली, इसको, जो ये तीनों वैल्यू हैं, इसको हम क्या करेंगे? सॉरी, रो नहीं, कॉलम है, जो ये तीनों कॉलम है, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज तीनों कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट 2 4 7, दैट विल भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 56। अगर हम बी के लिए बात करें, तो हमारी जो ये वाले हैं, ये वाला जो प्रोडक्ट बी, फिर ये जो प्रोडक्ट है बी और सी, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा दैट विल बी 84। नाउ इनको हटा देते हैं हम, ए रेशियो बी। नाउ अगर जो हम सी की वैल्यू फाइंड करें, सी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों प्रोडक्ट दैट इज बी और सी, और ये वाला जो रो वन का जो एलिमेंट है R1, इसको यूज कर लेंगे। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 105। सिमिलरली अगर जो हम डी की वैल्यू फाइंड करें यहाँ से, तो डी की वैल्यू के लिए हम जो ये हैं सारे कॉलम्स हैं, इन कॉलम्स, तीनों कॉलम्स की जो वैल्यू है, इस वाले सेकंड कॉलम की जो वैल्यू है तीनों, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉलम में 1 2 3, इन तीनों को
359 को मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 135। दिस इज हाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन जब हमारे 2 या 3 से ज्यादा वैल्यू हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है a/9, b/7, c/4 और हमें फाइंड करना है a/b/c की वैल्यू। जब हमें इस तरीके से क्वेश्चन में दिया जाए वैल्यू तो उनको हम दैट इज a/9, b/7, c/4 उसको एक कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 9k, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 7k और c की वैल्यू आ जाएगी 4k। तो अगर जो हम a/b/c की फॉर्म में लिखें तो 9k, 7k और 4k, k से क्या कैंसिल तो यहाँ से आ जाएगा 9:7:4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगर जो ये इस फॉर्म में दें दैट इज 12a, 15b, 20c और 30d और हमें बोले a, b, c और d इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरह के फॉर्म में जितने भी a, b, c, d के साथ जो डिजिट हैं इन सब का एलसीएम ले लेंगे दैट इज एलसीएम ऑफ 12, 15, 20 और 30। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60। नाउ डिवाइड ऑल दीज 4 टर्म्स बाय 60। 60 से हम इसको डिवाइड कर देंगे 4 टर्म्स को दैट इज इसको दोबारा लिख लेते हैं अच्छे से दैट इज डिवाइड ऑल 4 टर्म्स बाय 60। तो 12a/60, 15b/60, 20c/60, 30d/60। तो इनको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 4, 3, 2। तो ये आ गया a/5, b/4, c/3 और d/2। ये सिमिलरली इसकी तरह आ गया तो यहाँ पे भी हम एक केक मान लेते हैं। तो a/b/c/d हमारा हो जाएगा 5, 4, 3 और 2। इस तरीके से हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा वेरिएंस। तो व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएंस? तो वेरिएंस में वेरिएंस नॉट वेरिएंस दैट इज एग्जैक्टली वेरिएशन। वेरिएशन क्या बोलेंगे हम इसको वेरिएशन। वेरिएंस थोड़ा गलती से निकल गया सॉरी फॉर दैट। नाउ इसमें वेरिएशन में जो पहला आता है डायरेक्ट वेरिएशन या फिर प्रोपोर्शन। अगर डायरेक्ट वेरिएशन की बात करें सपोज इफ यू आर हैविंग टू क्वांटिटी ए एंड बी वे एक दूसरे से इस तरह से रिलेटेड हैं। अगर जो हम ए को इंक्रीज करेंगे तो बी भी इंक्रीज करेगा, ए को डिक्रीज करेंगे तो बी भी हमारा डिक्रीज करेगा और वाइस वर्सा। दैट इज बी को इंक्रीज कर रहे हैं तो ए इंक्रीज करेगा, बी को डिक्रीज कर रहे हैं तो ए भी डिक्रीज करेगा। दैट नोन एज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसमें क्या हो जाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन या वेरिएशन इसको हम डिनोट करते हैं दैट इज डिनोटेड बाय a directly proportional to b it is a sign of directly proportional a is equal to kb। जो k है यहाँ पे is constant of variation। ठीक है। नाउ सेकंड हो जाएगा हमारा यहाँ पे b दैट इज इनवर्स वेरिएशन। सपोज वी आर हैविंग द इनवर्स वेरिएशन या प्रोपोर्शन। सपोज वी आर हैविंग टू क्वांटिटी दैट इज a और b। तो वे एक दूसरे से इस तरीके से रिलेटेड होंगी अगर जो हम a को इंक्रीज करें तो b डिक्रीज हो जाएगा, ए को डिक्रीज करें तो बी इंक्रीज हो जाएगा या फिर वाइस वर्सा दैट इज बी को इंक्रीज करे तो ए डिक्रीज, बी को डिक्रीज तो ए इंक्रीज। तो ये डिनोटेड क्या रहता है हमारा डिनोटेड बाय ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट इज इनवर्सली में क्या हो जाता है वो 1/b की फॉर्म में आ जाएगा दैट इज 1/b। ए इज इक्वल टू के बी और जो के है यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन हो जाएगा। ठीक है। नाउ सी है हमारा मिक्स्ड
प्रोपोर्शन या फिर वेरिएशन। इसमें क्या होगा, वी हैव बोथ, वी हैव बोथ, दैट इज डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट वेरिएशन, इनडायरेक्ट या फिर इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा डायरेक्ट वेरिएशन भी और एक इनवर्स वेरिएशन दोनों होते हैं। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय दिस, सपोज वी आर हैविंग थ्री टर्म ए बी सी। यहाँ पे ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के और ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सी के, तो यहाँ से आ गया ए इज इक्वल टू के बी और यहाँ से आ गया ए इज इक्वल टू के अपॉन सी। तो अगर इन दोनों टर्म को मिक्स करें तो ए इज इक्वल टू के बी बाई सी, इट बिकम द मिक्स्ड वेरिएशन। तो बस इसमें ये हमारे कुछ टर्म्स थे जो हमें पता होने चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त। नाउ अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट जो हमने अभी पढ़े हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है ये। तो पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बात किया गया जो एनुअल इनकम है ए और बी की वो 5:6 रेशियो में है, उनके एक्सपेंसेस 4:5 रेशियो में है और उनकी जो सेविंग है वो 800 रुपये है दोनों की एंड ऑफ द ईयर। हमें फाइंड करना है कि उनकी इनकम कितनी है। तो वी नो द फॉर्मूला दैट सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये हमें फॉर्मूला पता है। तो यहाँ पे ए है हमारा और ये बी है। यहाँ पे जो इनकी इनकम है वो किस रेशियो में दी गई है, 5:6। अब उनके एक्सपेंडिचर की बात करें हम, वो किस रेशियो में दिया गया है, दैट इज 4:5। अगर हम इनके सेविंग्स की बात करें, ए की सेविंग्स की बात करें रेशियो में तो 5-4 दैट इज 1, बी की बात करें 6-5 इज 1। तो जो ये वैल्यू है सेविंग्स 1 वो किसके इक्वल आ रही है, 800 के इक्वल दी गई है। इट्स मीन्स ये पूरा जो टर्म है 800 से मल्टीप्लाई होगा। दैट इज जो इनकम है ए की इज इक्वल टू 5 × 800, बी की हो जाएगी 6 × 800 दैट इज ए की आ जाएगी 4000, बी की हो जाएगी 4800। सपोज चलो यहाँ पे 1 आ गया हमारा ऑटोमेटिकली। अगर जो यहाँ पे 1 ना आके कुछ यहाँ पे अगर जो 2 आता डिफरेंस, ये लेट कर रहे हैं हम अभी, इसको रिजल्ट नहीं लिख रहे, लेट कर रहे हैं 2 आता है, देन जो हमारे 2 की वैल्यू है यहाँ पे क्या रहती है 800। तो जो इसकी 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से 800/2 दैट विल बी, ये 400 टाइम्स हो रहा है मतलब इस पूरी टर्म्स के, तो इस पूरी टर्म को हम 400 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ से अगर जो हमारी 4 आ जाती वैल्यू या फिर 3 आ जाती तो वही 4 की वैल्यू 800 के इक्वल, तो 1 की वैल्यू 800/4 दैट विल बी 200। तो मतलब ये पूरी टर्म हम 200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही हमें क्वेश्चंस को करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सब इसमें बोला है कॉस्ट है डायमंड का वो वेरी करता है एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ये जो क्वेश्चन है कैट पास्ट ईयर है। तो जो कॉस्ट है डायमंड की उसको सी से डिनोट कर दिया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ इट्स वेट दैट इज सी इज इक्वल टू के डब्ल्यू स्क्वायर, ये ऐसे कुछ रहेगा। वन दिस डायमंड है उसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जो डायमंड है वो ब्रेक कर दिया हमने इनटू 4 पीसीस। तो क्या रेशियो क्या दिया हुआ है उनके वेट का, दैट इज ये रेशियो दिया हुआ है। तो व्हेन द प्राइस वाज सोल्ड द मर्चेंट गोट 70,000 लेस, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, सपोज अगर जो हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, एक डायमंड है उसकी कीमत हमारी एक्स है, उसको उसने मर्चेंट ने 4 हिस्सों में तोड़ा और उसको इस रेशियो में डिवाइड कर दिया वेट के, और फिर इनको अलग अलग हिस्सों को अलग अलग पार्ट में अलग अलग वैल्यू पे बेचा। तो जो बेचने पे सपोज वाई वैल्यू आई, तो इन दोनों का जो इसका जो डिफरेंस दिया हुआ वो दिया हुआ है उसको 70,000 का लॉस हुआ है। तो हमें फाइंड करनी है कि ओरिजिनल वैल्यू क्या है इस डायमंड की। तो अगर जो हम ये वेट का जो रेशियो दिया हुआ है इनको हम ऐड कर दें तो ये कितना एडअप करेगा, दैट इक्वल टू 10। जो 10 है ये ओरिजिनल डायमंड की वेट के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि अगर जो हम इन चारों को ऐड कर दें तो ओरिजिनल डायमंड के वेट हो जाएगा। ठीक है, तो ओरिजिनल डायमंड का वेट कितना होगा 10। तो अगर जो हम कॉस्ट फाइंड करें, कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल डायमंड,
ओरिजिनल डायमंड, सॉरी ये क्या हुआ, दैट इज डायमंड, दैट इज C इज इक्वल टू KW स्क्वायर, दैट C इज इक्वल टू K इंटू 10 का स्क्वायर। तो C की जो वैल्यू क्या आ गई, 100K स्क्वायर, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें दैट इज कॉस्ट ऑफ स्मॉल पीसीज, इसी फॉर्मूले के हिसाब से देखें दैट इज C इज इक्वल टू KW स्क्वायर के हिसाब से, तो ये हो जाएगा, वेट है 1 तो K हम बाहर ले लेते हैं, दैट इज 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो कॉस्ट इनकी सबकी ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा हमारा दैट इज इक्वल टू, नो ये हो जाएगा 30K स्क्वायर। तो हमारी जो कॉस्ट है चारों पीसीस की, छोटे छोटे पीसीस की ऐड करने पे 30K स्क्वायर आ रही है। ओरिजिनल वैल्यू क्या है 100K स्क्वायर। तो हमें लॉस दिया हुआ है तो मतलब ये 100K स्क्वायर माइनस 30K स्क्वायर, लॉस कितना दिया हुआ है 70,000 का लॉस दिया हुआ है। यहाँ पे क्या आ गया 70K स्क्वायर, दैट विल बी 70,103। ये 70 से 70 वैल्यू, K स्क्वायर की जो वैल्यू कितनी आ गई 1000। अगर जो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन माने तो इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में इस वैल्यू को, तो C इज इक्वल टू 100 इंटू 1000, तो इट विल इक्वल 11 लाख। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये भी हमारा कैट का पास्ट ईयर क्वेश्चन है। इसमें बोला हुआ है कि स्टूडेंट का जो एग्रीगेट मार्क्स है वो 60% मार्क्स है इन 5 सब्जेक्ट। स्टूडेंट गेट एन एग्रीगेट ऑफ 60% मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट इन द रेशियो 10, 9, 8, 7, 6। पासिंग मार्क्स हमारे 50% है हर सब्जेक्ट में, ठीक है। ईच सब्जेक्ट हैज द सेम मैक्सिमम मार्क, हर सब्जेक्ट में जो मैक्सिमम मार्क है वो सेम है। तो हाउ मेनी सब्जेक्ट डिड ही पास द एग्जामिनेशन। तो इसमें बोला है कि एक स्टूडेंट है जिसका जो एग्रीगेट मार्क्स है वो 60% है 5 सब्जेक्टों में, ठीक है। मैक्सिमम जो पासिंग मार्क्स हैं वो 50% है और जो मैक्सिमम मार्क्स है सभी सब्जेक्ट का वो सेम है। तो हमें पता है कि कितने सब्जेक्ट में पास हुआ होगा इसके हिसाब से। तो हमने बात कर दिया लेट द मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट, हमने मान लिया वो 100 है क्योंकि हमें गिवन है कि सेम था तो सबके लिए वो 100 ही हो गया। तो जो मार्क्स हैं रिक्वायर्ड फॉर पास, वो चाहिए हमें कितने, दैट विल बी 50, ठीक है 50%। तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू 500, क्योंकि पांचों सब्जेक्ट उनके पांचों को 100 करेंगे 5, टोटल मैक्सिमम मार्क्स हो गए 500। तो उसका हमें दिया हुआ है एग्रीगेट मार्क्स, एग्रीगेट मार्क्स कितना है 60% ऑफ दिस, दैट विल बी दिस। तो यहाँ से जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5 6 30, दैट विल बी उस इन बच्चों के टोटल 300 मार्क्स आए हैं 500 से, 500 में से। तो और जो इनके जो मार्क्स हैं वो रेशियो में दिए हुए हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मार्क्स है रेशियो में है दैट इज 10:5, 10:9, 8, 8:7। तो अगर जो हम इन सबको ऐड कर दें तो वो इक्वल टू दिस, दैट इज 10x प्लस 9x प्लस 8x प्लस 7x प्लस 6x इज इक्वल टू कितना है हमारा 300। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी ऐड करके आएगी 40x इज इक्वल टू 300, x की जो वैल्यू आ गई दैट इज 7.5। मतलब जो हमारे जिसमें उसके तो मार्क्स जो हो जाएंगे उनके इन सब्जेक्ट्स जिसमें 10x थे वो हो जाएगा 10 इंटू 7.5, दैट विल बी 75। जिसमें हमारे 9x थे वो हो जाएगा 9 इंटू 7.5, दैट विल बी इक्वल टू 67.5। जिसमें 8x थे उस मार्क्स हो जाएंगे 8 इंटू 7.5, दैट इज इक्वल टू 60। जिसमें 7x थे वो हो जाएगा 7 इंटू 7.5, दैट इज इक्वल टू 52.5। और जिसमें 6x थे वो हो जाएगा 6 इंटू 7.5 इज इक्वल टू 45। तो इसने बोला था जो पासिंग मार्क्स हैं वो सभी सब्जेक्ट में वो कितने हैं 50। तो इसने पूछा था कितने सब्जेक्ट में वो पास हुआ होगा, तो हमें ये देखना है कितने सब्जेक्ट में 50 से ज्यादा हो रहा है, इसमें 50 से ज्यादा, इसमें 50 से ज्यादा, इसमें 50 से ज्यादा, इसमें 50 से ज्यादा, तो ये इसमें नहीं हो रहा तो इसमें फेल हो रहा है।
तो वो 4 सब्जेक्ट में पास हो रहा होगा। ये हमारा आंसर आ गया 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है कि आई हैव 1 रुपी कॉइन, 50 रुपी कॉइन एंड 25 रुपी कॉइन। कितने कॉइन है? एक तो 1 रुपी कॉइन है, एक है 50 पैसा कॉइन, एक है 25 पैसा कॉइन। ठीक है, 3 कॉइन है हमारे पास। द नंबर ऑफ कॉइन है वो रेशियो में दिया 2.5, 3 और 4। इफ द टोटल अमाउंट विद मी इज 210, द फाइंड द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन। ये भी हमारा कैट का पास्ट क्वेश्चन है। नाउ जो नंबर ऑफ कॉइन है हमारे 1 रुपी, 50 पैसा और 25 पैसा। ठीक है, ये 1 रुपीज हो गया। ये दिया हुआ है 2.5 रेशियो 3 रेशियो 4। तो पहले तो हम इसको एक प्योर नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। दैट विल बी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें सपोज, तो ये आ गया हमारा 5, 6 और 8। 8 का रेशियो हो गया, क्योंकि ये जो दिया हुआ है यहाँ पे हमें इसको पहले एक प्योर फॉर्म में ही चेंज करना होगा, क्योंकि हमें पता है क्योंकि रेशियो कभी भी ऐसे नहीं रहता, वो हमेशा एक प्योर नंबर में रहता है। तो हमने कन्वर्ट कर लिया उसमें। नाउ ये वैल्यू 1 रुपीज की कॉइन है, तो इसकी 1 रुपए कॉइन की 5 उस नंबर में है तो कितने वैल्यू बना होगा? 5 रुपीज। ये 50 वाले 6 कॉइन है तो कितने रुपीज वैल्यू बना रहे होंगे? 3 रुपीज की। ये 25 पैसे वाले 8 कॉइन है तो कितनी वैल्यू बना रहे होंगे? 2 रुपीज की। हो गया। तो यहाँ पे हमारे 10 10 रुपीज हो गए। तो जो 10 अमाउंट्स बन गए यहाँ पे, तो ये 1-1 रुपए के कॉइन हो गए सारे। तो अगर हम जो टोटल अमाउंट को इस अमाउंट से डिवाइड कर ले, तो वी गेट टू नो कि हमारे कितने 1-1 रुपए के कॉइन है यहाँ पे। तो इफ तो अगर जो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें तो 210 है टोटल अमाउंट। यहाँ से जो हमारा अमाउंट निकल गया वो 10 आया, अगर जिससे हम डिवाइड करें दैट विल बी 21 अमाउंट आ गया। मतलब ये हमारे जो कॉइन है इसको हम 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 21 से मल्टीप्लाई करने पे हमारी जो वैल्यू आएगी, अमाउंट कितने रुपए से कितने बनने हैं, दैट विल बी, ये बन रहे हैं 105, ये बन रहा है हमारा 63, ये बन रहा है हमारा 42। तो जो नंबर ऑफ कॉइन पूछा था 1 रुपी नोट का, तो वो है हमारे 105, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है from each of the two given number, half the small number is subtracted of the resulting number. The larger one is 3 times as large as the smaller number. What is the ratio of the two number? Let there are two number A and B. ठीक है, तो A हमारा लार्जर है और B हमारा स्मॉलर है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि अगर जो हम दोनों में से दोनों नंबर हैं, इन दोनों नंबरों में से जो स्मॉल वाला है उसके हाफ को माइनस कर ले, दैट इज a माइनस बी बाई 2, वो इक्वल हो जाएगा जो लार्जर वाला, तो ये इक्वल हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ b माइनस बी बाई 2। तो यहाँ से a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ b बाई 2। 2a माइनस b अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 बाई 2, ये कैंसिल, तो 2a इज इक्वल टू 4b, a अपॉन b इज इक्वल टू 4/2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो a रेशियो b हो जाएगा 2:1। तो हमारा आंसर हो जाएगा दिस। तो ये भी हमारे कैट का पास्ट ईयर क्वेश्चन था, आंसर हो जाएगा 1। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा लेक्चर, और आई होप मेरे जो लेक्चर्स हैं आपको हेल्प कर रहे होंगे आपकी प्रिपरेशन में। तो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट, या फिर आपको लगता है कि मैं कहीं पे लैग कर रहा हूँ और आप समझ नहीं पा रहे, तो आप कमेंट में कमेंट छोड़ सकते हैं उस पे। आई विल इम्प्रूव माई थिंग्स, और वो मेरे को हेल्प भी करेगा कि मेरे को कहाँ लैग है और मेरे को किस तरह से आपको समझाना है। ठीक है, एंड ऑल्सो प्लीज लाइक द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।